नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डीके इंस्टीट्यूट। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज बताऊंगा मैं आपको इकोनॉमिक्स की स्ट्रैटेजी यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या स्ट्रैटेजी है आज की। तो जैसे कि आप जानते हो, मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बुक सोर्स बता रखे हैं। ये बुक सोर्स हैं, ये मिनिमम बुक सोर्स हैं। अगर आप इनको पढ़ते हैं, एक तो बहुत कम है, और इन्हीं को आप बार बार रिवाइज करते हैं तो आपका जो सिलेबस है वो भी कवर हो जाएगा, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई, सिलेबस मेरा पूरा हो गया और मुझे इसको ही रिवाइज करना है बार बार, और इसमें से क्वेश्चन मेरे फंस जाएंगे। ठीक है, ये जो बुक सोर्सेज हैं दोस्तों, ये सब जो टॉपर्स ने जो रिकमेंड किए हैं उनको ही देखते हुए जो कॉमन सोर्सेज बताए गए हैं वो हैं जो मिनिमम है। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट आज की वीडियो, देखते हैं क्या स्ट्रेटेजी इकोनॉमिक्स की। जैसा कि मैंने आपको बताया भी है पहले कि ये जो एग्ज़ाम है, ठीक है, ये 3 फेज़ में होता है। ठीक, यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो 3 फेज़ में होता है। प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया और इंटरव्यू हो गया। हम यहाँ बात करेंगे प्रीलिम्स और मेंस की। ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस में व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स वो जान लेते हैं। ठीक है, तो प्रीलिम्स की अगर बात करें तो प्रीलिम्स का पेपर जो है उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं टोटल। ठीक है दोस्तों, यकीन मानिए पिछले 5 साल का अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो अराउंड 20 क्वेश्चन जो हैं वो इकनॉमी से आते हैं। 20 क्वेश्चन आते हैं इकनॉमी से। ठीक है, अब बात करें मेंस की। तो मेंस में अगर हम बात करें तो जब पेपर 3 जीएस पेपर 3 जो है उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक पोर्शन है पूरा का पूरा। तो अराउंड अगर 20 क्वेश्चन उस पेपर में आ रहे हैं तो अराउंड समझ लीजिए 6 to 7 क्वेश्चन जो है इकनॉमी के आएंगे। 6 to 7 क्वेश्चन जो है वो इकनॉमी के आएंगे। तो ये इतना इंपॉर्टेंट वेटेज है इस पेपर का, इकोनॉमिक्स का। तो अब पढ़ना कहाँ से है हमें, जब अगर इतना इंपॉर्टेंट है ये पेपर तो हमें पढ़ना कहाँ से जिससे कि ये तैयारी भी हो जाए और हमें प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, इकनॉमी जो है डायनेमिक सब्जेक्ट है। यूपीएससी के पेपर में जो सिलेबस है उसमें कुछ सेक्शन है स्टैटिक है, कुछ डायनामिक है। तो इकोनॉमिक्स जो है वो डायनामिक है। डायनामिक का मतलब होता है कि देखिए सेक्शन ऐसा जिसमें करंट बेस ज़्यादा पूछते हैं, और जो मतलब ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो बहुत कम पूछते हैं। ठीक है, तो डायनामिक है तो उसका मतलब है कि हमें कहाँ से पढ़ना है। पहली बात तो ये, अगर डायनामिक कोई चीज़ होती है तो उसमें जो उसके बेसिक चीज़ें, जो कॉन्सेप्ट हैं, जो मूलभूत ढांचा है, जो आधार है, अगर वो हमें नहीं मालूम होगा तो जो डायनामिसिटी है टॉपिक की वो हम समझ नहीं पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें मालूम नहीं होगा कि इन्फ्लेशन क्या होता है, व्हाट इज़ इन्फ्लेशन, ठीक है, तो हम हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, कंट्री में इन्फ्लेशन अब बढ़ रहा है या घट रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है इकोनॉमी के ऊपर, ठीक है, वो चीज़ नहीं समझ पाएंगे। तो ये जो इन्फ्लेशन, व्हाट इज इन्फ्लेशन, ये क्या है, ये ढांचा है आपका, दिस इज द बेस। और जो ये कॉन्सेप्ट है हेडलाइन इन्फ्लेशन हो गया, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन इकोनॉमी, ऑन जीडीपी, ऑन एम्प्लॉयमेंट, ये सब चीज़ें हैं, ये कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू इन्फ्लेशन, जो कि करंट से तैयार होगा आपका। बात समझ में आई है। तो अब मेन है समझना कि आखिर हमें जो ढांचा है हमारा, जो हमारा जो है नींव है, वो हम कहाँ से पक्की करें, कहाँ से हम अपना जो है जो बेस है फाउंडेशन है वो हम कहाँ से स्ट्रॉन्ग करें। तो पहले हम बताएंगे, मैं बताऊंगा सोर्स आपको फाउंडेशन के, और फिर जो है बताऊंगा आपको मैं सोर्स डायनामिक के, कि जहाँ जो आपके दोनों चीज़ कवर हो जाएँ। तो पहले आपको पढ़ना है फाउंडेशन। इसके लिए दोस्तों 11th और 12th की एनसीईआरटी है इकनॉमी की, वो आप पढ़िए। ठीक है, 11 12 की इकनॉमी है की एनसीईआरटी पढ़िए, उसके नोट्स बनाइए। दोस्तों, मैं बार बार फोकस करता हूँ, अपने हाथ से नोट्स बनाइए, चाहे आपको टाइम एक्स्ट्रा लगे, लेकिन वो नोट्स आपके एग्जाम में बहुत काम आएंगे, बहुत काम आएंगे। इस चीज़ को लिख लीजिए। कोई पीडीएफ, कोई यूट्यूब की वीडियो, या कोई लेक्चर आप देख रहे हो कहीं भी ऑनलाइन, कुछ काम नहीं आने का अगर आपने वो चीज़ नहीं लिखी अपने हाथ से। अपने हाथ की लिखी चीज़ें बहुत टाइम तक आपके माइंड में रहेंगी, और आपको जब रिवाइज करोगे तो वो जल्दी आपको समझ में आएंगी, बशर्ते मतलब जो है इन रिस्पेक्ट ऑफ जो पीडीएफ आप डाउनलोड करते हो उसको पढ़ते हो। चाहे आप इसको एक्सपेरिमेंट कर लेना, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये मैं बता रहा हूँ आपको। 11 12 की जो एनसीईआरटी है इकोनॉमी की, वहाँ से स्टार्ट करिए। और उसके बाद दोस्तों, चाहे तो रमेश सिंह की बुक होती है इकोनॉमिक्स की, वो ले लीजिए, उसको पढ़ लीजिए। अगर आपको लगता है ये बुक बहुत मोटी है तो शंकर गणेश की बुक आती है, साउथ के टीचर हैं, शंकर गणेश की बुक आती है। ठीक है ना, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट के ऊपर। ये बुक केवल 200 पेजेस की है। ये बुक ले लीजिए और उसको रट रट लीजिए। मतलब जब इसमें केवल कॉन्सेप्ट ही दे रखे हैं, जो मतलब मैं बता रहा हूँ ना कि जो फाउंडेशन फाउंडेशन कॉन्सेप्ट दे रखे हैं इसके अंदर, जो कि इकोनॉमी में हमें आने ही आने चाहिए। तो शंकर गणेश की बुक लीजिए। अगर आपको लगता है रमेश सिंह बहुत मोटी है, वैसे रमेश सिंह बढ़िया है बुक, उसमें बहुत चीज़ें समझा रखी है, लेकिन टाइम का अगर आपको इशू रखता है तो आप शंकर गणेश की बुक को प्रेफर कर सकते हैं। इसको में केवल 200 पेज की बुक है ये, और इसको रट लीजिए। जब आपके 11 12 की इकोनॉमी
कवर हो जाए पूरी की पूरी। शंकर गणेश की बुक की चाहे आप नोट्स ना बनाइए, एक तरीके से नोट्स ही हैं, इसमें हर एक लाइन जो है, जैसे लक्ष्मीकांत बाइबल है पॉलिटी के लिए, ऐसे ही शंकर गणेश की बुक में हर एक लाइन जो है उसने लिखाई लिमिटेड है, तो हर एक लाइन ही इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको फोकस करना है हर लाइन पर। तो शंकर गणेश की बुक की आप अगर नोट्स भी नहीं बनाएंगे, बुक रख लेंगे और उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते रहेंगे, तो ये आपका काफ़ी अच्छा रिविजन भी हो जाएगा। तो जब आप ये 11वीं 12वीं की बुक जो है 2 बार पढ़ लेंगे, शंकर गणेश की बुक आप 2 बार पढ़ लेंगे, उसके बाद आप क्या करिए, जो बजट दोस्तों, जो बजट आया है, बजट और जो इकोनॉमिक सर्वे है उसको आप रीड करिए। बजट को और इकोनॉमिक सर्वे को, चाहे आप उसके जो कंपाइलेशन है वो रीड कर लीजिए, चाहे आप जो है डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो रीड कर लीजिए, कुछ भी रीड कर लीजिए। इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने का पर्पस ये होता है कि जो है, या बजट पढ़ने का पर्पस ये होता है, जो उन्होंने टर्म्स यूज़ करी हैं बजट या इकोनॉमिक सर्वे में, वो हमें उसका मतलब मालूम हो, आखिर वो जो हमारे जो मेन कॉन्सेप्ट है उनसे क्या उनका रिलेशन है वो मालूम हो। ठीक है, जीएनपी, जीडीपी, एनएनपी, ये सब में बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, इन पे बेस्ड जो है और नए क्या इवोल्यूशन हुआ है, क्या जैसे अभी अगर मैं बात करूं, बजट में एक वर्ड आया था थालीनॉमिक्स, थालीनॉमिक्स एक वर्ड आया था, तो ये नया वर्ड है ना, लेकिन इसका रिलेशन जो है कहीं ना कहीं जो है, जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक फाउंडेशन है वहाँ पर होगा। तो आपको, अगर आप बजट नहीं पढ़ेंगे या सर्वे नहीं पढ़ेंगे, तो आपको ये ऐसे वर्ड्स नहीं समझ में आएंगे, एग्जाम में पूछ लेंगे तो आप घूम जाएंगे कि ये कि आखिर ये मतलब वो 4-5 ऑप्शन देगा, ऑप्शंस भी क्या होंगे, सिमिलर से होंगे। तो आप मतलब जो अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम नहीं है, आपने पढ़ा नहीं है एक बार भी, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उसको रॉन्ग करके आएंगे। तो मेरा मतलब समझना कि केवल जो सोर्सेज है वो क्या है, 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी हो गई इकनॉमी की, और एक बुक कोई भी, चाहे रमेश सिंह पढ़ लीजिए, चाहे पढ़ लीजिए आप शंकर गणेश की बुक, दोनों में से एक बुक पढ़िए। ये तो आपका हो गया बेसिक सोर्स जो आपको बार बार रिवाइज करना है। बजट और इकोनॉमिक सर्वे के अपने नोट्स या कंपाइलेशन रख लीजिए अपने पास, इसको पढ़ के जो इसमें मेन टर्म्स दे रखे हैं, जो कीवर्ड्स होते हैं, जो नए नए टर्म्स यूज़ करते हैं, उनके आप नोट्स बनाइए, उनके आप नोट्स बनाइए, और केवल इन दोनों को पढ़ते रहिए दोस्तों, केवल इकोनॉमी में कुछ नहीं पढ़ना, ये और ये, इनको पढ़िए आपस में, और आपका इकनॉमी तैयार हो जाएगा, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। मेंस जो है केवल क्या है, मेंस में डिफरेंस की, मेंस होता है केवल आंसर राइटिंग की आपकी एबिलिटी कितनी अच्छी है। आपने जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे में फैक्ट्स याद किए हैं, तो कॉन्सेप्ट याद किया है, क्या आप उसको इन वर्ड्स इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं कॉपी के ऊपर, दैट इज़ द मेंस, वो मेंस है। ठीक है, तो अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे, आपको जो मेन बातें हैं, फिलिप्स कर्व क्या होता है, कुजनेट कर्व क्या होता है, आपको ये मालूम है, आपको कर्व कैसे बनता है वो मालूम है, तभी तो आप जो मेंस में आंसर राइटिंग आएगी उसमें उसको लिख पाएंगे, और जो क्वेश्चन पूछ रहा है मेंस में उसका क्या रिलेशन है उस कर्व से, उसको आप दिखा पाएंगे, तभी तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, भाई उसने पूछ लिया कि जो है मेंस में क्वेश्चन आ गया है कि जो क्या हमारा देश अभी स्टैगफ्लेशन से गुजर रहा है, स्टैगफ्लेशन से गुजर रहा है, ये पूछ लिया क्वेश्चन आपसे, और व्हाट आर द मेजर्स गवर्नमेंट आर इम्प्लीमेंटिंग टू कर्ब दिस स्टैगफ्लेशन कंडीशन। तो भाई पहले अगर आपको मालूम ही नहीं व्हाट इज स्टैगफ्लेशन, किस कर्व में इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया गया था, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब चीज़ें कर्व में या फिर जो कॉन्सेप्ट में दे रखी हैं, अगर आपको वो मालूम नहीं होगा तो आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, आप उसको मेंस के पेपर में लिख नहीं पाएंगे, तो आपका जो आंसर है वो अच्छा नहीं लगने का। बात समझ में आई है? तो ये सब चीज़ें आपस में इंटर रिलेट हैं। अगर आपका बेसिक अच्छा है तो जो है आप मेंस पे अच्छा लिख के आएंगे, आप इंटरव्यू भी अच्छा ही देंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ तो मैंने बताया आपको आज स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगे वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे।